हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने PWOnlyIs के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने समग्र जो बुक सीरीज चल रही है अपनी, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे। और हम लोग अभी एनसीईआरटी के मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 18 के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और इस जो टॉपिक हमारा है तो क्लाइमेक्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर है। इसके बारे में हमें बात करना है। चैप्टर नंबर 1 है कि किस तरीके से हम देखते हैं कि क्लाइमेक्स आता है और फिर देखेंगे मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो मुगल एम्पायर है वो किस तरीके से टूटता है। इस टॉपिक के ऊपर भी हम लोग एक संक्षिप्त चर्चा कर लें। ये महत्वपूर्ण अध्याय है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो देखते क्या है। सो क्लाइमेक्स एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर 1, ठीक है। इसमें जो बातें हमें कवर करनी है, जो टॉपिक्स में हमें देखना है, वो प्रॉब्लम्स ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब है दैट इज कॉल्ड सक्सेशन, कि कौन जो है किंग के बाद, बादशाह के बाद कौन दूसरा किंग कौन बनेगा। सो दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ सक्सेशन। उत्तराधिकार का जो प्रश्न था वो एक महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे। औरंगजेब्स रेन, हिज रिलीजियस पॉलिसी। औरंगजेब के काल में जो धार्मिक नीति थी उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग। फिर हम देखेंगे क्या कि इस समय उत्तर भारत में जो राजनीतिक विकास हुआ है वो किस तरीके का रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत में और पूर्व भारत में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न इंडिया में क्या कंडीशन थे इस समय की, उसके बारे में हमें थोड़ी चर्चा करनी होगी। फिर हमें देखना है कि जो पॉपुलर रिवोल्ट्स हैं एंड मूवमेंट्स हैं फॉर रीजनल इंडिपेंडेंस, जिसमें हम लोग बात करेंगे जाट का, अफगान का, अनसिक का, इनके बारे में बात करेंगे। रिलेशंस विथ राजपूत, ब्रीच विथ मारवाड़ एंड मेवाड़, ये थोड़ी संक्षिप्त चर्चा होगी अपनी। औरंगजेब का रेन, फिर उसके समय में हम जो धार्मिक नीति है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। सो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, ये उसी का रिट्रेशन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो इन सभी को हम लोग देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ सक्सेशन में देखिए क्या होता है, ठीक है। देखिए दरअसल क्या है कि इसके प्रॉब्लम्स ऑफ सक्सेशन में हम लोग चर्चा करना शुरू करें तो हम देखेंगे कि एक परंपरा का बहुत बड़ा भूमिका है। परंपरा का बहुत बड़ा भूमिका है। जो मुस्लिम हैं और जो तिमूरिड ट्रेडिशंस हैं, जिसे तैमूरलंग बिलोंग करता था, लैक्ड क्लियर गाइडलाइंस फॉर सक्सेशन कॉजिंग डिस्प्यूट्स। दरअसल क्या है, जो इस्लामी परंपरा है, जो तैमूरी परंपरा है, वहां हम देखेंगे कि उत्तराधिकार का जो नियम था वो परिभाषित नहीं था। इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं थी। कोई यहां पर में हम देखेंगे कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं था कि हु इज गोइंग टू सक्सीड द बादशाह, ठीक है ना, हु इज गोइंग टू द नेक्स्ट बादशाह, हु इज गोइंग टू द नेक्स्ट किंग। सो दैट वाज नॉट डिफाइंड। सो जो बोलते हैं ना कि जो रूल ऑफ प्राइमरीजेनेचर था, दैट वाज नॉट डिसाइडेड येट। तो उत्तराधिकार का प्रश्न जो है यहां पर हम देखेंगे अनएड्रेस था, अपरिभाषित था, ठीक है, जिसकी वजह से समस्या होगी ही होगी। जाहिर सी बात है, अगर ये परिभाषा तय नहीं होगी तो जितने भी एस्पिरेशनल प्रिंसेस होंगे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। प्रिंसेस को छोड़ दें, अगर हम देखें तो अगर देखेंगे कभी जो रिजेंसी है अगर वो कमजोर रही और जो नॉबिलिटी है वो अगर स्ट्रांग रहा, तो जो लोग हैं मंत्रीगण होंगे वो क्या करेंगे, अपनी भूमिका निभाना शुरू करेंगे। दे विल स्टार्टेड प्लेइंग समथिंग लाइक किंग मेकर्स, ठीक है ना। तो ये स्थिति में यहाँ पर पूरा का पूरा एक कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ था। तो एक बहुत बड़ी वजह थी जो हम देखेंगे, जो इसके डिक्लाइन का कारण बना, वो ये था कि सक्सेशन का रूल डिसाइडेड नहीं था, दैट वाज नॉट डिफाइंड। दिस इज वन फैक्टर। Hindu traditions was also ambiguous, with rulers having the right to nominate succession but facing challenges from the other claimants also, ठीक है ना। और ऐसे भी मोर और लेस अगर हम देखें तो हिंदू परंपरा भी ऐसे ही कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। नतीजा क्या होता है कि शाहजहां के बाद हम देखेंगे कि शाहजहां के बच्चों के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। जैसे ही बात होती है कि शाहजहां बीमार पड़ते हैं 1657 में, ठीक है ना, तो हम देखें उनके डेथ का रूमर फैल गया आता है। इसमें इनफैक्ट औरंगजेब जो होता है उसके कई बच्चे हैं, ठीक है। हम देखेंगे क्या कि उनमें से औरंगजेब जो दक्कन में है और जो बड़ा लड़का है दारा, वो उनके साथ आगरा में रह रहा होता है। तो एक बात अचानक से बीमार होने के कारण ये बात हवा में फैल गई, अग्नि के तरीके से ये जो है सो फैलना शुरू कर दिया कि भाई शाहजहां गुजर गए। और इसके वैसे होता क्या है कि शाहजहां के जो बच्चे हैं, जिनमें दारा शिको है, सुजा है, मुराद है और औरंगजेब है, इनके बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। शाहजहां ने इनफैक्ट की इच्छा थी कि उनका बड़ा लड़का दारा, जो कि सूफी मेंटालिटी का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा लड़का भी है, पिता के करीब भी है, तो चाहते थे कि दारा जो है सो सक्सीड करे। लेकिन हम जानते हैं कि जो औरंगजेब है उसको ये बातें पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है ना। सो हम देखें क्या कि औरंगजेब क्या करेगा, वॉर ऑफ सक्सेशन करेगा और फाइनली इमर्ज करेगा। अब रही बात कि औरंगजेब जो है वॉर ऑफ सक्सेशन में जीतता कैसे है, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें। औरंगजेब जो है हम देखेंगे क्या कि उसने क्या किया, औरंगजेब सक्सेस इन द वॉर ऑफ सक्सेशन वाज अट्रिब्यूटेड to divided council underestimation of opponents by Dara and Aurangzeb military prowess। So हम देखेंगे फाइनली हम देखेंगे औरंगजेब विक्ट्री एट धर्मट, ठीक है ना। फिर उसका देखें सामुगढ़, ये सारी बातें हम देखते हैं यहाँ पर। औरंगजेब विक्ट्री एट धर्मट बोस्टेड हिज सपोर्ट एंड डिमोरलाइज्ड दाराज फैक्शन, ठीक है ना। इसमें हम जानते हैं
कि जोधपुर के जैसलमेर के शासक जो है सो वो डिफेंड करने के लिए जाएंगे, लेकिन उनका डिफीट हो जाता है। इसके बाद से जो दारा सिकों के जो समर्थकों का गुट था उसके अंदर हम देखेंगे क्या कि डिमोरलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। उनको लगा कि दारा सिका इज अ वेस्ट नाउ, ठीक है। दारा का जो मिस्टेक था ऑफ डिप्लॉइंग ट्रूप्स फॉर द ईस्टर्न कैंपेन, ठीक है ना, वीकेंड हिज पोजीशन इन आगरा अलाउइंग औरंगजेब फोर्स टू गेन मोमेंटम, ठीक है। और इस तरीके से देखते हैं उसका एक जो निर्णय था कि उसने पूरब की तरफ अपने सिपाहियों को, सैनिकों को भेज रखा था, जिसके उसका पोजीशन आगरा में कमज़ोर हो गया और ये अपॉर्चुनिटी मिला किसके लिए, जो है सो औरंगजेब के लिए। फिर दारा यहाँ से जो है सो चला जाता है, कहाँ पे वो चला जाता है, दिल्ली में, और फाइनल दिल्ली में वो सामगढ़ की लड़ाई के बाद वो जो है सो डिफीटेड हो जाता है। तो आफ्टर दाराज डिफीट शाहजहां वॉज डिसीज इन आगरा। आगरा में अगर हम लोग बात करें धर्मत की लड़ाई के बाद क्या कर लिया जाता है, जो है सो दारा सिकों आगरा छोड़ के भाग जाता है, दिल्ली की तरफ जाता है, और जो है सो शाहजहां को औरंगजेब के द्वारा गिरफ्तार करके वहीं ताजमहल में रखा जाता है, ठीक है ना। सो देखेंगे आज जो है सो दाराज डिफीट शाहजहां वॉज डिसीज इन आगरा। औरंगजेब imprisoned and later killed मुराद, जो उसका दूसरा भाई है, ठीक है। दाराज अटेम्प्ट टू एस्केप वेयर फॉइल्ड लीडिंग टू हिज कैप्चर, ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन। फिर फाइनली जब दारासी को भाग रहा होता है दिल्ली की तरफ आगरा से, ठीक है ना, तब उसको भी पकड़ के उसका भी कत्लेआम कर दिया जाता है। और उसका कहते ये हैं कि उसके सर को काट के पूरे दिल्ली में घुमाया गया था और एक टेरर क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। सुलेमान सिको दाराज सन सफर्ड द सेम फेट, ठीक है ना। जो दारा का लड़का है सुलेमान शेख, उसके साथ भी यही हुआ जो उसके पिता के साथ हुआ था। औरंगजेब रूथलेसली, जो है औरंगजेब रूथलेसनेस इन एलिमिनेटिंग राइवल्स, वो बहुत ही रूथलेस था और उसने अपने सारे राइवल्स को एक एक करके उसने जो है सो मिटाना शुरू कर दिया। अब देखते हैं कि युद्ध के बाद की स्थिति क्या होती है। औरंगजेब ने कोशिश ये करी, अटेम्प्टेड टू मिटिगेट द हार्शनेस ऑफ सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट्स बाय रिलीजिंग एंड मैरिंग ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ हिज डिफीटेड ब्रदर्स, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जिसको उसने एग्जीक्यूट किया था राजा बनने के लिए, बादशाह बनने के लिए, वो अपने ही थे, अपने भाई थे। इसमें से कई लोगों को इम्प्रिजन कर लिया गया, कई को मौत के घात उतार दिया गया। तो अब वो एक रिकंसिलेटरी पॉलिसी लेकर के आता है ताकि ये जो घाव है उनके अंदर नासूर ना बने, ठीक है। इसलिए उनको जो है जेल से मुक्त कर दिया गया, जिन्हें जेल दिया गया था, और उनके साथ वैवाहिक संबंधों को स्थापित करके उन्हें सम्मान दिया गया, ठीक है। यानी कि एक तरीके से हम देखेंगे कि जो घाव था उसके ऊपर मरहम लगाने की कोशिश औरंगजेब के द्वारा की जाती है। मैरिज बिटवीन औरंगजेब्स फैमिली एंड द डिसेंडेंट्स ऑफ हिज डिफीटेड ब्रदर्स एंड एम टू यूनाइट द फैक्शंस इन देयर थर्ड जनरेशन, ताकि आगे वाली पीढ़ी में उनके बीच में क्या रह सके, जो है सो जेलिंग रह सके। सो औरंगजेब्स रेन एंड हिज रिलीजियस पॉलिसी, इसके बारे में बात करें। देखिए औरंगजेब के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये ऑर्थोडॉक्स बिलीव का था, ठीक है ना। वो अपने ऑर्थोडॉक्सिज्म के लिए जाना जाता था और जो है स्ट्रिक्ट एडेरेंस टू इस्लामिक प्रैक्टिसेस में था, वो कट्टर इस्लाम में था, ठीक है ना। ही वाज वेरी जो है सो जो है ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ था, ठीक है ना, और इस्लामिक प्रैक्टिसेस में बिलीव रखता था, ठीक है। Despite his personal austerity and simplicity, he maintained a strong grip on the governance and did not tolerate dissent even from his own sects, ठीक है ना। हम देखें क्या कि अपने जीवन में बहुत ही साधारण व्यक्तित्व वो जीता था, व्यक्ति का जीवन जीता था, ठीक है। और किसी भी प्रकार के किसी विद्रोह को वो बर्दाश्त नहीं करता था। ही वॉज नॉट रेडी टू टॉलरेट एनी काइंड ऑफ डिसेंट, ठीक है ना। इवन कोई उसके अपने ही क्यों ना हो, ठीक है ना, इवन अपने का मतलब अपने लड़कों के साथ ही उसने कोई अगर डिसेंट अगर करता है तो उसको भी वो बहुत रूथलेसली सप्रेस कर देता है, ठीक है। नाउ अब आइए हम लोग बात करें स्कॉलरली असेसमेंट देखते हैं। कुछ हिस्टोरियंस हैं जिनका ये मानना है कि हिस्टोरियंस व्यूज ऑन औरंगजेब्स रिलीजियस पॉलिसी वैरी। कुछ का ये कहना है कि argue that his reversal of Akbar's religious tolerance policy alienated Hindus led to internal strife and weakening the empire। कुछ लोगों का कहना है कि अकबर ने जो एक उदारवादी जो व्यवस्था स्थापित करी थी उसको औरंगजेब ने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया, उसको उलट दिया, ठीक है ना। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हिंदूज हैं उससे अलग हो गए, इंटरनल स्ट्राइप्स होने शुरू हो गए, जो अंततः जो है सो एम्पायर के डिक्लाइन का कारण बना। वहीं दूसरी तरफ दूसरे स्कॉलर्स का ग्रुप है, हिस्टोरियंस का ग्रुप है, जो ये मानते हैं कि हिंदू डिसलॉयल हो गए थे और उनको सप्रेस करने के लिए, उनको कंट्रोल करके रखने के लिए उसे कुछ हार्श पॉलिसी को अपनाना पड़ा था, ठीक है ना। तो अपनाना पड़ा जो फाइनली जो है वो बैकफायर कर गया और एम्पायर डिक्लाइन करना शुरू हो गया। पॉलिटिकल एंड रिलीजियस मेजर्स के बारे में बात करें, उसने कुछ लिया तो औरंगजेब्स कंबाइंड रिलीजियस ऑन ऑर्थोडॉक्सी विथ प्रैग्मेटिक गवर्नेंस, ठीक है ना। उसने क्या किया, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सिज्म को भी परसू किया और साथ ही साथ गवर्नेंस में उसने प्रैग्मेटिक अप्रोच को भी परसू किया, फॉलो किया, ठीक है। ही फॉलोड द हनीफी स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ बट इशूड सेकुलर डिक्रीज ऑल्सो, यानी कि ऑर्थोडॉक्सी प्रैक्टिस भी था उसके पास, लेकिन साथ ही साथ वो क्या करेगा, सेकुलर डिक्रीज यानी कि आदेश भी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, प्रशासन के लिए वो जारी करेगा टू रेगुलेट स्टेट अफेयर्स विच समटाइम्स डेविएटेड फ्रॉम स्ट्रिक्ट सरिया, जो कि स्ट्रिक्ट सरिया के कानून से जो है सो विचलित भी रहता था। यानी कि पूरी तरीके से प्रशासन में वो
स्ट्रिक्ट जो या प्रैक्टिसेस हैं या ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो नहीं कर रहा, वहां पर वो थोड़ा सा क्या है प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके चल रहा है कि क्या एक्चुअली स्टेट के लिए जरूरी है। रिकॉग्नाइजिंग कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर वो एंटी हिंदू भी है, जो है ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में भी है, लेकिन देखेंगे क्या कि उसके प्रशासनिक व्यवस्था में हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे ज्यादा रही हुई है। अकबर से ज्यादा भी हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय में रहे। इसका मतलब क्या है कि भले ही वो एक सिंपल और ऑस्ट्रियल लाइफ लीड कर रहा हो, वो सिया स्कूल में बिलीव रख रहा हो, हनीफी स्कूल में बिलीव रख रहा हो, सिंपल एंड ऑस्ट्रियल लाइफ लीड कर रहा हो, ठीक है, लेकिन मतलब इसका ऑर्थोडॉक्स होने के बावजूद भी उसका जो रिलीजियस और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस है उसमें वो लिबरल अप्रोच, लिबरल नहीं कहेंगे बल्कि प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके चल रहा है फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द एम्पायर। ठीक है, हम देखें क्या कि वो इंडिया में जो प्रीडोमिनेंट पॉपुलेशन है हिंदूज का उसको भी वो रिकॉग्नाइज करता है। ही अवॉइडेड पॉलिसीज दैट वुड एलिनेट देम इंटायरली। नाउ मोरल एंड रिलीजियस रेगुलेशंस क्या क्या है। औरंगजेब अपॉइंटेड मुहतसिब, ठीक है ना, औरंगजेब ने एक ऑफिशियल को अपॉइंट किया जिसका नाम है मुहतसिब। इसका काम क्या था कि जो सरिया के कानून है उसको इन्फोर्स करवाना, रेगुलेटिंग पब्लिक बिहेवियर कंसर्निंग अल्कोहल, गैम्बलिंग एंड मोरालिटी एज वेल, ठीक है ना, इन सभी को वो रोकना भी चाहता है, रेगुलेट करना चाहता है पब्लिक बिहेवियर को कंसर्निंग यूज ऑफ अल्कोहल, गैम्बलिंग एंड मोरालिटी। ही फॉरबिड practices deemed superstitious such as public viewing, ceremonies and balcony appearances, ठीक है ना। वाई मतलब जैसे कि झरोखा दर्शन, तुलादान, ये जो व्यवस्थाएं लाई गई थी अकबर के द्वारा उसे औरंगजेब ने बंद कर दिया था, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये ही फॉरबिड प्रैक्टिस डीम्ड सुपरस्टिशियस सच एज पब्लिक विंग दैट इज कॉल्ड तुलादान, ठीक है ना, सेरेमनीज एंड बालकनी अपीयरेंस दैट इज कॉल्ड झरोखा दर्शन, ठीक, इन सभी को उसने बैन करवा दिया जो कि अकबर ने शुरू किया था। While promoting Islamic principles, Aurangzeb also supported Persian music and art, demonstrating its approaches. Now, temple policy. औरंगजेब की टेम्पल पॉलिसी क्या है? औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब स्टैंस ऑन टेम्पल इवॉल्व ओवर द टाइम। इस पॉलिसी में उसमें देखेंगे क्रमशः विकास होता जाएगा। इनिशियली उसने क्या किया, सरिया प्रिंसिपल को मेंटेन करने के लिए उसने कुछ मंदिरों को जो ओल्ड टेम्पल थे उनके रिपेयर करने की आजादी दी, ठीक है ना, फॉरवर्डिंग न्यू कंस्ट्रक्शन, लेकिन उसने नए मंदिरों को बनाने से रोक दिया। यानी कि शुरुआती दौर में देखेंगे कि जो जीर्ण मंदिर हो चुके थे, जो पुराने मंदिर हो गए थे, उनके रिपेयर के लिए उसने अलाउ किया, लेकिन नए मंदिरों को बनाने की आजादी नहीं दी, ठीक है। लेकिन आगे चल के एज कॉन्फ्लिक्ट्स अरोज ही ऑर्डर्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ टेंपल्स सस्पेक्टेड ऑफ स्प्रेडिंग सबवर्सिव आइडियाज और सर्विंग एज रैलिंग पॉइंट्स ऑफ फॉर रिबेलियंस। नाउ उसके बाद हम देखें क्या कि उसने क्या किया, औरंगजेब ने इंट्रोड्यूस किया जजिया को, ठीक है ना, नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाना शुरू कर दिया, ठीक है ना, एंड इन 1679 टू रैली मुस्लिम सपोर्ट अगेंस्ट मराठास एंड राजपूत्स, ठीक है ना, राजपूत और मराठाओं के अगेंस्ट में जो इस्लामिक लोग हैं उनका फेवर जीतने के लिए उसने क्या किया, जजिया को इंपोज कर दिया नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। जो टैक्स कलेक्ट होता था बाय द मुस्लिम ऑफिशियल्स एम टू बोल्स्टर रिलीजियस और ऑर्थोडॉक्सी एंड अपीज थियोलॉजियन क्लासेस, और इस पैसे को यूज जो है जो भी जो इस्लामिक और जो थियोलॉजियंस हैं उनको खुश करने के लिए किया जाता था, उनको अपीज करने के लिए किया जाता था। हाउ इट लेड टू रिसेंटमेंट अमंग हिंदूज एंड एडेड टू सोशल टेंशन। लेकिन इन सब का परिणाम क्या होता है कि जो हिंदूज हैं वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, रिसेंटमेंट देंगे और वो आगे से देखेंगे कि एक सोशल टेंशन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अब आइए हम लोग बात करें कि औरंगजेब की जो नीति थी उसका एक हम मूल्यांकन भी कर ले, एक असेसमेंट भी कर ले, ठीक है। जो अकबर की औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी है उसका उद्देश्य क्या था, किसी भी तरीके से दारुल इस्लाम यानी कि इस्लामिक डोमिनेंस को मेंटेन करके रखना, while balancing political realities, ठीक है ना। While accused of discrimination against Hindus, Aurangzeb also appointed Hindus to high positions, indicating pragmatic governance, ठीक है ना। हमने देखा क्या कि while accused of discriminating against Hindus, वो हिंदुओं के प्रति भेदभाव की नीति रखता था, लेकिन इसके बावजूद भी जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया उसके दरबार में हिंदू अधिकारियों की संख्या या हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी। His religious beliefs sometimes conflicted with political जो है एक्सपीडियंसी, हम देखेंगे उसकी जो अपने धार्मिक मान्यताएं थे, रिलीजियस बिलीव्स थे, और उसका जो हम देखेंगे पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी थी, वो दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग रहती थी। इसका मतलब ये हो गया कि एक तरफ प्रैक्टिसेस में ऑर्थोडॉक्सिज्म को प्रमोट कर रहा है, लेकिन वो जो है पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म को भी जो है वो फॉलो कर रहा है ताकि एम्पायर की स्टेबिलिटी बनी रहे। नाउ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स नॉर्थ इंडिया। वॉर ऑफ सक्सेशन के कारण हम देखते हैं क्या है, वॉर ऑफ जो सक्सेशन हुआ उत्तर भारत में, औरंगजेब उसकी वजह से गद्दी पे आता है, जिसकी वजह से लोकल जमींदार और राजा विथ होल्डिंग रेवेन्यू एंड एंगेजिंग इन प्लंडर। इसका नतीजा क्या होता है, जब इसने ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दिया तो जो लोकल जमींदार्स हैं, ठीक है ना, और जो लोकल राजाज हैं उन लोगों ने लूटमार करना शुरू कर दिया। जमींदार राजा विथ होल्डिंग रेवेन्यू रखना शुरू कर दिया, रेवेन्यू देने से मना करना शुरू कर दिया, और जो है प्लंडरिंग भी शुरू हो गई।
Aurangzeb's accession marked the beginning of a period of a strong central rule aimed at restoring imperial authority. और औरंगजेब ने एक जो है सो मजबूत केंद्रीकृत शासन को स्थापित करने की चेष्टा भी करी थी। इंपीरियल अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज के बारे में बात करें, औरंगजेब इनिशियली फोकस्ड ऑन कंसोलिडेटिंग मुगल कंट्रोल रादर देन अग्रेसिव एक्सपेंशन। ठीक है ना, उसने क्या किया, औरंगजेब की नीति ये थी कि जो कुछ भी उसके पास था, ठीक है, मुगल नियंत्रण में था, उसको वो कंसोलिडेट, यानी कि इट वाज बेटर फॉर हिम टू कंसोलिडेट व्हाट ही हैड एट दैट टाइम। ठीक है ना, जो कुछ भी उसके पास टेरिटोरियल था, ठीक है ना, टेरिटरीज थी, उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश किया। ठीक है ना कि वो एग्रेसिव एक्सपेंशन में बिलीव रखता था। ठीक है ना, एफर्ट्स वर मेड टू रिकवर टेरिटरीज लॉस्ट ड्यूरिंग द वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है ना, और जहां कहीं भी उत्तराधिकार के युद्ध में जो भी मुगल टेरिटरी छिन गई थी या गायब हो गई थी, उसको वापस रिक्लेम करना। In some cases, like Bikaner, enforcement of obedience was prioritized over annexation, demonstrating Aurangzeb's preference for consolidations. ठीक है ना, so these are certain instances. Actions against disloyal rulers. ठीक है ना, अब देखेंगे कि कई इस समय अब शासक हैं जो डिसलॉयलिटी शो कर रहे हैं। जैसे बिहार में पलामू के शासक, औरंगजेब dispossessed rulers and annexed parts of their territories. रिबेल लीडर्स जैसे कि हम लोग बात करें चंपावत राय और बुंदेला क्लैन, चंपत राय जो बुंदेला क्लैन का है, वेर परसूड relentlessly but their lands were not necessarily annexed। ठीक है ना, सो ये बातें, ये पॉलिसी उसने कुछ अपनाई थी जो कि डिसलॉयल रूलर्स हो गए थे, जैसा कि हमने देखा कि पलामू के शासक के बारे में, और दूसरा हमने देखा कि बुंदेला क्लैन के जो शासक हैं, यानी बुंदेला जो है चंपत राय, उनके लिए अलग अलग उसने पॉलिसी को अडॉप्ट किया। कंसोलिडेशन वर्सेस कॉन्क्वेस्ट, औरंगजेब का जो अप्रोच था वो काफ़ी प्रैग्मेटिक था। बैलेंसिंग कंसोलिडेशन एफर्ट्स विद सिलेक्टिव एनेक्सेशंस, उसने क्या किया कि कुछ एक जगह उसने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को अपनाया, दैट वाज सिलेक्टिव एनेक्सेशन, यू कैन से इट। ठीक है, साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो है उसने जो है फोकस ज़्यादा रखा किस पे, कंसोलिडेशन के एफर्ट को लेकर के, while assertive in enforcing obedience and pursuing and punishing disloyalty। ठीक है ना, औरंगजेब डिड नॉट ऑलवेज ऑप्ट फॉर फुल टेरिटोरियल नेगोशिएशंस। जो कोई भी डिसलॉयल हो गया, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा, तो उसने पनिशमेंट की नीति को तो जारी रखा, लेकिन पूरी तरीके से टेरिटरी को, मतलब कि जो अपोनेंट है या जो फो है, एनिमी है, उसके टेरिटरी को उसने अनेक्स करने की नीति को प्रेफर नहीं किया, प्रेफरिंग टू मेंटेन स्टेबिलिटी थ्रू कंट्रोल रादर देन आउटराइट कॉन्क्वेस्ट। उसने एक इफेक्टिव कंट्रोल को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी थी, ना कि आउटराइट कॉन्क्वेस्ट की। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट इंडिया में देखिए क्या कंडीशन है, असम और बंगाल में। ठीक है ना, हार्डकोर फैक्ट है ये। ठीक है ना, इसमें से कुछ एक बात को ही हमें ध्यान में रखना, जिन जिन बातों पे मैं फोकस कर रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा। इन असम जो अहोम किंगडम है क्लास्ड विद मुगल फोर्सेस, जो अहोम किंगडम है, अहोम किंगडम क्लास्ड विद मुगल फोर्सेस, ये याद रखिएगा। अहोम किंगडम कहाँ है, दैट वाज इन असम। ठीक है ना, लीडिंग टू अ लॉन्ग वॉर ड्यूरिंग द औरंगजेब्स रेन, औरंगजेब के काल में असम में यानी कि अहोम शासकों के साथ जो है मुगलों की काफी लंबे समय तक युद्ध होता रहा। इनिशियली जो मुगल्स हैं अंडर मीर जुमला, ठीक है, ये याद रखिएगा, मीर जुमला दैट इज एन इंपॉर्टेंट नेम, मुगलों के लीडर हैं अभी, आई मीन कमांडर हैं, मेड सिग्निफिकेंट एडवांसेस एनेक्सिंग कूच बिहार, पार्ट्स ऑफ असम इंक्लूडिंग गुवाहाटी। यानी कि जो ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में हम लोग कहें कि मुगलों का सेना का नेतृत्व कर रहा है वो कौन है, दैट इज कॉल्ड मीर जुमला। दूसरी तो हम देखते हैं जो अहोम है, नोन फॉर देयर गुरिल्ला वॉरफेयर्स, regained lost territories and expelled Mughals। ठीक है ना, और demonstrating the limits of Mughal power in distant region। ये दो बातें स्पष्ट थी। जो अहोम जो लोग हैं वो क्या है, गुरिल्ला वॉरफेयर में यानी गुरिल्ला टैक्टिक्स में महारथी हैं। तो एक तरफ उनका ये वॉरफेयर जो है क्या कहता है, उसको रिकॉग्नाइज किया। दूसरी तरफ ये भी बात स्पष्ट हो गई कि केंद्र से यानी कि दिल्ली से और आगरा से जैसे मुगल्स दूर बढ़ते हैं, तो वैसे ही उनका जो कैपेबिलिटी है उसकी सीमाएं दिखनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि वो दिल्ली से रह करके डिस्टेंट प्लेसेस पे अपना इफेक्टिव कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं कर सकते, ना ही कोई डिसाइसिव वॉर जो है सो जो है यानी जो वॉर है वो फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनको यहां एक्सपोज कर दिया। वॉरफेयर विद द मुगल्स वीकेंड द अहोम मोनार्की। इसके दूसरा परिणाम यह भी हुआ कि एक तरफ मुगलों की भी जो है स्थिति दूरस्थ क्षेत्रों में उजागर हो गई, दूसरी तरफ मुगलों के साथ लगातार युद्ध होने के कारण अहोम भी अपनी शक्ति खोते चले गए और अंततः जो अहोम है वो डिक्लाइन और डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे। नाउ बंगाल की कहानी क्या है, बंगाल में हम देखेंगे शाइस्ता खां सक्सीडिंग मीर जुमला। ठीक है, मीर जुमला के बाद हम देखते हैं कि यहां पर कौन आता है, शाइस्ता खां आता है बंगाल में। ठीक है ना, गवर्नर ऑफ बंगाल बना, फोकस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स।
इसका जो काम था, इसने ज़्यादा प्रशासनिक और सैन्य सुधारों पे ज़्यादा ध्यान दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स पे, ठीक है। ही निगोशिएटेड एग्रीमेंट्स विद नेबरिंग पावर्स लाइक कूच बिहार एमिंग टू स्टेबलाइज द रीजन, और इसने डिप्लोमेसी का सहारा लेकर के अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों को सुधारने पर ज़्यादा जोर दिया। शाइस्ता खां एड्रेस द इशू ऑफ पायरेसी अलोंग द बंगाल कोस्ट, बंगाल में जो पायरेसी का इशू चल रहा था, ठीक है ना, उसको भी इसने एड्रेस करा, पर्टिकुलरली बाय द माघ, ठीक है ना, पायरेट्स बेस्ड इन चिटगोंग जो आज बांग्लादेश में है, ठीक है ना, वहां से बैठ के पर्टिकुलर बाय द माघ जो अराकानीज हैं, ठीक है ना, इनके साथ भी इसने क्या किया, निगोशिएट किया, एड्रेस द इशू ऑफ पायरेसी अलोंग द बंगाल कोस्ट पर्टिकुलर बाय द माघ Arakanese pirates based in Chittagong. Building a navy, forming alliances, Shaista Khan successfully subdued the pirates capturing Chittagong in 1666. अब इसने एक नेवी भी बनाई, alliances भी क्रिएट करे. Shaista Khan successfully subdued the pirates capturing Chittagong in 1666. This victory facilitated the expansion of foreign trade and cultivation in Eastern Bengal. सबका नतीजा ये हुआ कि शाइस्ता खां was succeeded in creating a peaceful environment in Bengal that led to डेवलपमेंट इन द ट्रेड एंड कॉमर्स, और साथ ही साथ क्या होता है कि आपके पास रीजन में हम देखेंगे कि जो कृषि भी है वो भी फलती फूलती हुई नजर आती है। इन उड़ीसा अगर हम लोग बात करें, ये कहानी तो हो गई बंगाल की। उड़ीसा में रिबेलियंस वेर क्वेल्ड एंड पोर्ट्स लाइक बालासोर वर रीओपन्ड टू कॉमर्स फर्दरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उड़ीसा में भी यहाँ पर शांति व्यवस्था बना करके बालासोर को पोर्ट पर नियंत्रण स्थापित करके ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट किया गया, ठीक है। नाउ ओवरऑल इंपैक्ट क्या हुआ, मुगल एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ ईस्ट हाईलाइटेड the challenges of extending authority in rugged terrains and facing determined local resistance. अब पूर्वोत्तर भारत से लर्निंग क्या हुई, अब देखते इतिहास क्या है, इतिहास आपको पढ़ाता है, सिखाता है। तो औरंगजेब की लर्निंग क्या थी, इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इससे ये पता चल गया कि दूरस्थ क्षेत्रों में हम इफेक्टिव कंट्रोल नहीं कर सकते, और दूसरा क्या है कि अगर डिटरमाइंड लोकल रेसिस्टेंस हो तो वहां पर लंबे समय तक युद्ध में सस्टेन करना भी बहुत ही मुश्किल काम हुआ, दैट एक्चुअली हैपेंड इन नॉर्थ ईस्ट अहोम के साथ, ठीक है। In contrast, success in Bengal under Shaista Khan administration improved security and stimulated economic activity. दूसरी तरफ देखें, बंगाल में जो प्रशासन है, प्रशासनिक जो शाइस्ता खां का प्रशासन है, उसकी वजह से सिक्योरिटी इंप्रूव हुई, ठीक है ना, and stimulated economic activity, showcasing the Mughal empire's capacity for effective governance and military action in certain regions, ठीक है। Now अब होता क्या है कि औरंगजेब की कुछ नीतियों के कारण औरंगजेब के समय में कुछ विद्रोह भी होते हैं, ठीक है ना, रीजनल इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाइयाँ हुई, जिसमें एक है हमारे पास जाट्स, अफगान्स एंड सिख, ये तीन इंपॉर्टेंट विद्रोह होते हैं औरंगजेब के वक्त में। जाट एंड सतनामी, ठीक है ना, जाट बेसिकली जो है अपराइजिंग, ये होता क्या है, आगरा दिल्ली के क्षेत्र में होता है, ठीक है, और ये प्राइमरली एग्रारियन अनरेस्ट है, कंपोज्ड ऑफ पीजेंट्स, कल्टिवेटर्स, ठीक है ना, erupted due to grievances over land revenue collection, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो जाट विद्रोह है वो आगरा और दिल्ली के क्षेत्र में हुआ, और ये दरअसल किसानों का विरोध था जो लैंड रेवेन्यू को लेकर के हुआ था, ठीक है ना। इसके जो लीडर हैं उसमें गोकुल और राजाराम दो महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है ना। द जाट एम्प्लॉयड गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट द मुगल्स फोर्सेस वेर अल्टीमेटली सप्रेस्ड, बाद में इनको दबा भी दिया गया, सप्रेस कर दिया गया, ठीक है। नाउ द कॉन्फ्लिक्ट विद द सतनामीज, सतनामी कौन है, ये भी क्या है, एक रिलीजियस ग्रुप है कंप्राइजिंग मोस्टली पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, ठीक है, जिसमें मुख्यतः हम देखेंगे किसान और जो आर्टिजन्स हैं, ऑल्सो अरोज ओवर लोकल ग्रीवांसेस एंड एस्केलेटेड इनटू ओपन रिबेलियंस। तो सतनामी भी याद रखिएगा, ये एक धार्मिक संप्रदाय था, ठीक है ना, जो कि जिसमें अधिकतर हम देखेंगे जो है वो कौन है, वो किसान है और जो है दस्तकार है, यानी कि आर्टिजन्स हैं। डिस्पाइट इनिशियल सक्सेसेस बोथ मूवमेंट्स, यानी कि जाट और सतनामी विद्रोह वेर क्वेल्ड बाय द मुगल अथॉरिटी, शुरुआती दिनों में इन्हें कुछ सफलता मिली, लेकिन बाद में इसे क्या कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। लेटर इवॉल्व इनटू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट जाट प्रिंसिपैलिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ चूड़ामन, ठीक है ना। बट द जाट अपराइजिंग्स लेटर इवॉल्व्ड, फिर बाद में देखेंगे जाट फिर से विद्रोह होता है कुछ समय के बाद, और चूड़ामन के अधीन नेतृत्व में हम देखेंगे एक स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना भी होती है। अफगान राइजिंग्स के बारे में बात करें तो अफगान जो ट्राइब्स हैं दे आर इन द माउंटेनियस रीजन, पंजाब और काबुल के क्षेत्र में स्थित हैं, ठीक है ना। अगेंस्ट मुगल ये खड़े हो जाएंगे ड्यूरिंग औरंगजेब्स रेन में। इसके जो लीडर हैं, इसमें नाम याद रखना है, भागू और अकमल खान, ये नाम याद रखिएगा, किस विद्रोह के साथ कौन लीडर जुड़ा हुआ, दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है, ये याद रखना है। प्रोक्लेम्ड देमसेल्फ किंग्स चैलेंजिंग मुगल अथॉरिटी एंड डिसरप्टिंग ट्रेड रूट्स, ठीक है ना, इन्हें मुगल अथॉरिटी को चैलेंज किया और ट्रेड एंड कॉमर्स को भी जो है सो डिस्टर्ब किया बाय डिसरप्टिंग ट्रेड रूट्स। मुगल्स लेड बाय आमिर खान एंड लेटर औरंगजेब हिमसेल्फ एंगेज्ड इन protracted
battled to suppress the Afghan resistance, facing significant losses. These uprisings underscored the challenge of गवर्निंग डिस्टेंट एंड रगेड ट्रेन, जिसका नतीजा हुआ कि दूरस्थ क्षेत्रों में रगेड ट्रेन्स में शासन करना बड़ा ही मुश्किल का काम है, ठीक है ना। कंट्रीब्यूटिंग टू द रिलैक्सेशन ऑफ मुगल प्रेशर ऑन द अदर रीजन्स लाइक दक्कन ऑल्सो, ठीक है ना। और इसका नतीजा ये हुआ कि दूसरी तरफ खासकर दक्कन में अगर बात करें तो मुगलों ने अपना अच्छा ध्यान वो दे नहीं पाए। सिख मूवमेंट आइए हम लोग बात करें। द एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है ना, बाय औरंगजेब इन 1675 मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द सिख मुगल रिलेशंस, ठीक है ना। ये आपको मालूम होगा कि गुरु तेग बहादुर जी जो 9th सिख गुरु हैं, उनको जो है औरंगजेब ने एग्जीक्यूट कर दिया 1675 में, दैट रीडिफाइन द सिख एंड मुगल रिलेशनशिप, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है कि गुरु तेग बहादुर जी को जो है सो परशु किया गया कि आप क्या करें, इस्लाम को स्वीकार कर लें, बट उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो है सो अपना मतलब कि सिर दे दिया, लेकिन शीश नहीं दिया, यानी कि अपने रिलीजन के साथ उन्होंने जो है सो अपना रिलीजन बदलना स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो है सो इस्लाम को स्वीकार करने से मना कर दिया। इसी का नतीजा ये था कि गुरु जी को एग्जीक्यूट कर दिया गया। अंडर गुरु गोविंद सिंह जी देखें, द सिक्स ऑर्गेनाइज इनटू अ मिलिट्री ब्रदरहुड, ठीक है, जिसको बोलते हैं दल खालसा, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज इनटू खालसा गुरु गोविंद सिंह जी के समय में। In 1699, strengthening their position against Mughal authority. Conflict between the Sikh Guru and Hindu hill Rajas escalated, leading to a clashes and ultimately the siege of Anandpur by combined Mughal and Hindu forces. ठीक है, तो ये हमने देखा, despite initial resistance, Guru Gobind Singh faced significant losses, including the martyrdom of his, prompting the retreat to Talwandi. Now legacy क्या है? These movements reflected a combination of economic, social, and religious grievances against Mughal rule. इन सब का नतीजा क्या हुआ? ठीक है, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस ग्रीवांसेस अगेंस्ट मुगल रूल सरफेस हुआ। दे ऑल्सो डेमॉन्स्ट्रेटेड इमर्जेंस ऑफ रीजनल आइडेंटिटीज एंड एस्पिरेशंस फॉर इंडिपेंडेंस, चैलेंजिंग द सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ऑफ द मुगल। अब नतीजा ये होता है कि अब ये जो छोटे छोटे जितनी भी प्रिंसिपैलिटी हैं, वो सब के सब क्या करेंगे, अपनी स्वतंत्रता की स्थापना करना चाहेंगे, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहेंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि अंततः जो मुगल एम्पायर होगा वो डिसइंटीग्रेट करना शुरू करेगा। सिख मूवमेंट डिड नॉट रिजल्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट सिख स्टेट, ठीक है ना, ड्यूरिंग औरंगजेब्स रेन। इट लेड टू द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर स्ट्रगल फॉर सिख सॉवरेनिटी। इस समय औरंगजेब के वक्त में कोई सिख राज्य की स्थापना नहीं होगी, लेकिन आगे आने वाले समय में सिख संप्रभुता के लिए जो संघर्ष होगा वो मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। Now, relations with the Rajputs and breach with मारवाड़ and मेवाड़, ठीक है, ये भी देख लेते हैं कि मारवाड़ और मेवाड़ के साथ क्या संबंध है, राजपूत के साथ जो संबंध है वो ब्रीच कैसे होता है, ठीक है। जो कि जहांगीर और शाहजहां ने जो है मेंटेन किया अलायंस का रिलेशन विद द राजपूत्स, ठीक है ना, और इसके लिए मैट्रिमोनियल अलायंसेस होते रहे। राजपूत्स को ऑनर दिया जाता रहा, उनको एक्सेप्ट किया गया। ये जहांगीर और शाहजहां तक ये बातें औरंगजेब के समय तो शुरू ही हुई थी राजपूत पॉलिसी। जहांगीर और शाहजहां ने इसको मोरलेस जो है परस्यू किया थ्रू मैट्रिमोनियल टाइज। औरंगजेब वैल्यूड द राजपूत अलायंस, एलिवेटिंग द स्टेटस ऑफ महाराणा ऑफ मेवाड़ एंड पार्डनिंग जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़ डिस्पाइट पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। और हम देखते हैं कि औरंगजेब ने जो है राजपूतों के साथ शुरुआती कुछ दिनों में उसके संबंध बहुत नहीं अच्छे रहने के बावजूद भी उसने महाराणा जो है हमारे महाराणा ऑफ मेवाड़ और जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़ दोनों को उच्च मनसबदारी प्रदान करी थी, हाई मनसबदारी दिया था, ठीक है। नाउ ब्रीच विद द मारवाड़ आफ्टर जसवंत सिंह डेथ, लेकिन होता क्या है कि 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह का डेथ हो जाता है मारवाड़ से, ठीक है ना। नतीजा क्या, औरंगजेब साउथ कंट्रोल ऑफ मारवाड़ ड्यू टू सक्सेशन डिस्प्यूट्स एंड फाइनेंशियल डेट्स ओड टू द मुगल स्टेट्स। तब औरंगजेब ने जो है सो मारवाड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करी थी, जिसके कारण ये बताया गया। औरंगजेब ने मारवाड़ को कैप्चर कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, ट्रीटिंग इट एज हॉस्टाइल टेरिटरी एंड इम्पोज मुगल एडमिनिस्ट्रेशन व्हाइल सर्चिंग फॉर हिडन ट्रेजर्स, ठीक है ना। और यहाँ पर उसने मुगल प्रशासन को स्थापित करके यहाँ जो गुप्त खजाना था उसको ढूंढने की कोशिश करी। नतीजा ये हो गया कि जो मारवाड़ का क्षेत्र था दैट टर्न्ड हॉस्टाइल टुवर्ड्स द मुगल्स। औरंगजेब अवॉर्डेड अ थ्रोन टू इंदर सिंह, जसवंत सिंह का नेफ्यू है, भतीजा है जसवंत सिंह का। इंदर सिंह को उसने क्या किया, वहां का शासक बनाया, बट फेस रेसिस्टेंस फ्रॉम द राठौर लेड बाय दुर्गादास। लेकिन दुर्गादास के नेतृत्व में राठौरों ने क्या किया, इंदर सिंह का क्या किया, विरोध किया। अजीत सिंह, जसवंत सिंह posthumous son, emerged as a contender, prompting Aurangzeb to imprison Ajit Singh's family and install Inder Singh as ruler। जबकि हम देखेंगे राठौर चाहते थे अजीत सिंह बने, लेकिन औरंगजेब ने अजीत सिंह के विरुद्ध इंदर सिंह को वहां पर क्या किया था, किंग बनाया था। द रिजेक्शन ऑफ औरंगजेब्स ऑफर बाय द राठौर्स लेड टू एन कॉन्फ्लिक्ट विद दुर्गादास एंड अजीत सिंह, ठीक है ना, accompanied by with the support of मेवाड़। अब आइए ब्रीच विद द मेवाड़ क्या है। राणा राज सिंह ऑफ मेवाड़ अपोज मुगल इंटरफेरेंस इन राजपूत अफेयर्स
एंड रिसेंटेड औरंगजेब्स मिलिट्री ऑक्यूपेशन ऑफ मारवार। मारवार में जो कुछ भी चल रहा था वो सक्सेशन का इशू था इंदर सिंह को लेकर के, एंड जो है सो अजीत सिंह को लेकर के, इसका विरोध मेवाड़ ने भी करना शुरू किया। औरंगजेब्स अटैक ऑन मेवाड़ इन 1679 इनिशिएटेड अ वॉर बट मुगल फोर्सेस स्ट्रगल अगेंस्ट गुरिल्ला टैक्टिक्स इन द हिल्स। लेकिन इसके बाद भी 1679 में तो उसने अटैक किया, लेकिन गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट होने के कारण जो राजपूत है मेवाड़ के, उन्होंने क्या किया, औरंगजेब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया। प्रिंस अकबर रिबेलियन अगेंस्ट औरंगजेब डाइवर्टेड मुगल अटेंशन, ठीक है। लेकिन इसी तरफ क्या होता है कि ये सब कुछ जो चल रहा था उसका देखें, औरंगजेब का लड़का जिसका नाम है अकबर, उसने रिवोल्ट कर दिया, जिसे औरंगजेब का जो है सो क्या होता है, जो फोकस होता है वो शिफ्ट हो जाता है, allowing औरंगजेब टू नेगोशिएट अ ट्रीटी विथ राणा जगत सिंह ऑफ मेवाड़। नतीजा क्या हुआ कि उसे एक कंक्लूडिंग ट्रीटी करना पड़ता है, किसके साथ, मेवाड़ के शासक राणा जगत सिंह के साथ। ट्रीटी फोर्स मेवाड़ टू सरेंडर परगनास and promised loyalty to the Mughals, but dissatisfaction persisted among the Rajputs। तो ये कंचाले होते रहे। इन सब का परिणाम क्या हुआ, औरंगजेब की पॉलिसी ने मुगल प्रेस्टीज को काफी धक्का पहुंचाया और जो भी संबंध थे उसको कमजोर कर दिया राजपूतों के साथ, ठीक है ना। तो ये जो अकबर की, औरंगजेब की जो कुछ पॉलिसी रही, कुछ नादानियां रही, उसके बाद से उसने क्या किया, औरंगजेब के साथ कुछ औरंगजेब राजपूत ने कुछ संबंध अच्छे बनाए, जैसे जसवंत सिंह के साथ बनाया, ठीक है। लेकिन उसकी जो कुछ ये पॉलिसी थी, वो आगे चल के इंटरफेरेंस की पॉलिसी, ठीक है, राजपूत स्टेट में, वो क्या करता है, उसके जो है मुगल प्रेस्टीज को काफ़ी धक्का पहुंचाता है, उसके जो अलायंसेस थे उसको कमज़ोर करता है, ठीक है ना, विथ राजपूत। द ब्रीच विथ मारवार एंड मेवाड़ strained Mughal support to old allies and raised doubts about औरंगजेब्स इंटेंशन। और इस सब ने क्या कर दिया, जो संबंध उसने मेवाड़ और मारवाड़ में दिखाए औरंगजेब ने, इसकी वजह से हर राजपूत स्टेट औरंगजेब को अब शक की नज़र से देखना शुरू कर लिया। और वो क्या, उसके जो औरंगजेब के इरादे हैं वो उनके लिए उनको वो अच्छी तरीके से वो देख नहीं रहे थे, तो उससे दैट वाज डाउटेड, ड्यूबियस उनको दिखाई दे रहा था। सो डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट्स विथ राजपूत्स, औरंगजेब्स एक्शंस डिड नॉट अमाउंट टू अ फिक्स्ड डिटर्मिनेशन to subvert Hinduism as evidenced by the inclusion of Marathas in the nobility। लेकिन सभी के बावजूद ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ राजपूत के साथ, औरंगजेब की पॉलिसी को हम लोग पूरी तरीके से क्या कहेंगे, हम देखें एंटी हिंदू नहीं मानते हैं, क्योंकि इसका इंक्लूजन हम इसके एक एविडेंस में हम ये देखते हैं कि मराठास को भी इन्होंने अपने आर्मी में, जो कि हिंदूज थे, बड़ी संख्या में नॉबिलिटी में इन्होंने शामिल भी करा था। तो चलिए इसके साथ ही चैप्टर 18 भी आपका समाप्त होता है। बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं कहानी यहाँ पे कहने के लिए, लेकिन ये जो वॉर ऑफ सक्सेशन में जो किंग्स आए, जिनको सपोर्ट किया गया औरंगजेब के द्वारा, कहाँ के किंग कौन थे, कंटेम्प्रेरी किंग कौन था, ये आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। सो इसके साथ ही हम आज इस सेशन को फिर एंड करते हैं। अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे अगले नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 19 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, विद लॉट्स ऑफ लव एंड द ब्लेसिंग्स, बाय, टेक केयर।